हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट 3 वीडियो है। हाँ, और इसमें हम कुल 50 सबसे महत्वपूर्ण MCQs को कवर करेंगे। बिल्कुल, आपके आने वाले RPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें और क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। और हाँ, अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। पिछले सेशन में हमने 33 सवाल कवर कर लिए थे। आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एकदम तैयार। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पर्जियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए बीम रेडिएशन, बी डिफ्यूज रेडिएशन, सी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या डी टोटल रेडिएशन। इसका सही उत्तर है सी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हाँ, देखिए, हम हमेशा सूरज से आने वाले रेडिएशन की बात करते हैं जिसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारी धरती भी तो गर्म होने के बाद वापस अंतरिक्ष में लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है। अच्छा। तो ये जो पायरीजोमीटर है वो खास तौर पर इसी बाहर जाने वाली ऊर्जा को, मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को मापता है। समझ गई। तो ये एक तरह से धरती का हीट सिग्नेचर मापने जैसा हुआ। दिलचस्प है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सौर ऊष्मा को इकट्ठा और संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? ए सोलर हीटर, बी सोलर फर्नेस, सी सोलर पॉन्ड या डी सोलर कॉन्सेंट्रेटर। यहां सही जवाब है सी सोलर पॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अनोखा है। सोलर पॉन्ड, ये क्या होता है? सोलर पॉन्ड असल में नमक के पानी का एक बहुत बड़ा तालाब होता है। ये सिर्फ ऊर्जा इकट्ठा ही नहीं करता बल्कि उसे हफ्तों तक स्टोर भी कर सकता है। बिल्कुल, हफ्तों तक स्टोर कर सकता है। इसकी निचली परत बहुत गर्म हो जाती है और नमक की अलग अलग परतें उस गर्मी को ऊपर आने ही नहीं देती। मतलब एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह। सही कहा। ये तो कमाल है। मतलब एक तालाब जो बैटरी की तरह काम करे। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36। सौर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए कौन सा या कौन से नमक का उपयोग किया जाता है? विकल्प है ए MgCl, बी NaCl, सी NaNO3 या डी ऑल द अबव। और सही उत्तर है डी ऑल द अबव। मतलब ये सभी? हाँ, ये सभी लवण मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा। इनका मुख्य काम पानी में एक सघनता प्रवणता यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना है। मतलब नीचे नमक सबसे ज्यादा और ऊपर आते आते कम। और यही ग्रेडियंट गर्मी को नीचे लॉक करके रखता है। बिल्कुल सही। समझ गई। अब जरा इसकी बनावट पर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 37। सोलर पॉन्ड के नॉन कन्वेक्टिव जोन की गहराई कितनी होती है? इसका सही जवाब है बी 1.5 मीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण। 1 से 1.5 मीटर। हाँ, सोलर पॉन्ड में 3 जोन होते हैं। सबसे नीचे स्टोरेज जोन, फिर बीच में ये नॉन कन्वेक्टिव जोन और सबसे ऊपर एक ठंडी परत। और ये बीच वाला जोन ही इंसुलेशन का काम करता है। एकदम सही। यही वो असली इंसुलेटिंग लेयर है। चलिए अब सोलर पॉन्ड से हटकर एक और डिवाइस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। सोलर स्टिल में प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम तापमान कितना है? आपके विकल्प है 35, 50, 60 या 70 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है सी 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री। हाँ, सोलर स्टील एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपकरण है। ये पानी को शुद्ध करने के काम आता है ना? बिल्कुल। ये सूरज की गर्मी से पानी को भाप बनाता है और फिर वो साफ भाप जमा होकर शुद्ध पानी बन जाती है। और इस प्रक्रिया के लिए 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान काफी होता है। अच्छा, अब वापस सोलर पॉन्ड पर एक आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 39। एक सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड में कितने जोन होते हैं? जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, 3 जोन। हाँ बिल्कुल। तो सही विकल्प है B3, अपर कन्वेक्टिव, नॉन कन्वेक्टिव और लोअर कन्वेक्टिव जोन। बिल्कुल स्पष्ट। अब आते हैं एक और बुनियादी उपकरण पर। क्वेश्चन नंबर 40। सोलर एयर हीटर का निर्माण किसके समान है? ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर, बी सोलर कुकर, सी सोलर पॉन्ड या डी पैराबोलिक डिश कॉन्सेंट्रेटर। इसका निर्माण ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बहुत समान होता है। अच्छा। हाँ, आप दोनों को अगल बगल रखेंगे तो डिजाइन लगभग एक जैसा लगेगा।
दोनों में इंसुलेटेड बॉक्स, काली एब्जॉर्बर प्लेट और ऊपर कांच का कवर। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर में पानी गर्म होता है और सोलर एयर हीटर में, जैसा नाम से ही पता है, हवा गर्म होती है। ठीक है, इसी से जुड़ा है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 41। सोलर कलेक्टर में एब्जॉर्बर ट्यूब सामान्यतः किससे बनी होती हैं? ये लगभग हमेशा कॉपर यानी तांबे की बनी होती हैं। कॉपर की। क्यों? इसका कारण है तांबे की असाधारण तापीय चालकता, मतलब हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जहां भी गर्मी को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तांबा सबसे बेहतर है। हाँ, बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर की हीट सिंक में भी होता है। एकदम सही कनेक्शन। चलिए अब एक तकनीकी अनुपात पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अपर्चर एरिया और ऑब्जर्वर एरिया के अनुपात को क्या कहा जाता है? इस अनुपात को कहते हैं C, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो। हाँ, अपर्चर एरिया वो है जहां से धूप अंदर आती है और एब्जॉर्बर एरिया वो है जो उसे सोखता है। तो ये अनुपात बताता है कि हम धूप को कितना गुना केंद्रित कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये लॉजिक है तो फिर अगले सवाल का जवाब तो सीधा है। क्वेश्चन नंबर 43। फ्लैट प्लेट कलेक्टर के लिए कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का मान क्या है? बिल्कुल, इसका मान 1 होता है। 1। हाँ, क्योंकि ये धूप को कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। सही है? एकदम सही। जितना एरिया धूप के लिए खुला है, मतलब एपर्चर, लगभग उतना ही एरिया गर्मी सोख रहा है। तो अनुपात हुआ 1। एकदम साफ। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में एब्जॉर्बर प्लेट की मोटाई कितनी होती है? सही जवाब है B, 1 से 2 मिलीमीटर। 1 से 2 मिलीमीटर? हाँ, देखिए ये एक बैलेंस है। बहुत मोटी प्लेट देर से गर्म होगी और बहुत पतली मजबूत नहीं रहेगी। इसलिए 1 से 2 मिलीमीटर एक आदर्श मोटाई है। और इंसुलेशन के बारे में क्या? क्वेश्चन नंबर 45। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में थर्मल इंसुलेशन की मोटाई कितनी होती है? यहाँ सही विकल्प है D, 5 से 10 सेंटीमीटर। 5 से 10 सेंटीमीटर, ये तो काफी मोटा हुआ। हाँ, जरूरी है। इंसुलेशन का काम है गर्मी को डब्बे से बाहर निकलने से रोकना, वरना जो गर्मी इकट्ठा की है वो बेकार चली जाएगी। सही बात है। अब एक और महत्वपूर्ण घटक पर। क्वेश्चन नंबर 46। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में एक अच्छे सिलेक्टिव कोटिंग मटेरियल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है C, ब्लैक क्रोम। ब्लैक क्रोम? हाँ, एक अच्छी सिलेक्टिव कोटिंग में ना एक जादू जैसी बात होती है। वो सोलर रेडिएशन को सोखती तो बहुत अच्छे से है। हाई एब्सॉर्प्टिविटी। बिल्कुल, लेकिन जब वो खुद गर्म हो जाती है तो अपनी गर्मी को बाहर रेडिएट बहुत कम करती है, मतलब लो एमिसिविटी। ब्लैक क्रोम इस काम के लिए बेहतरीन है। बहुत बढ़िया। अब विषय बदलते हैं और सौर ज्यामिति यानी सोलर ज्योग्राफी पर कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। लोकल सिविल टाइम सोलर टाइम से कितना विचलित होता है? सही जवाब है C, 4.5 डिग्री। 4.5 डिग्री। हाँ, हमारी घड़ियां जो समय दिखाती हैं और सूरज के हिसाब से जो असल समय होता है उसमें हमेशा थोड़ा अंतर रहता है। ये क्यों होता है? ये पृथ्वी की अंडाकार कक्षा और अपनी धुरी पर झुकाव के कारण होता है। इसे इक्वेशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 48। सूर्य को 1 डिग्री देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड पार करने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है D, 4 मिनट। इसकी गणना बहुत सीधी है। कैसे? हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। हाँ, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे इंटू 60 मिनट को 360 से भाग दीजिए। अच्छा, तो 4 मिनट। शानदार। अब कुछ कोणों एंगल्स को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सूर्य की किरणों के क्षैतिज तल पर प्रक्षेपण और सूर्य की किरणों की दिशा के बीच का ऊर्ध्वाधर कोण क्या है? इसे B, एल्टीट्यूड एंगल या ऊंचाई कोण कहते हैं। एल्टीट्यूड एंगल। हाँ, आसान भाषा में सूरज क्षितिज होराइजन से कितना डिग्री ऊपर है, बस वही उसका एल्टीट्यूड एंगल है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड मतलब आसमान में सूरज की ऊंचाई। अब एक और कोण। क्वेश्चन नंबर 50। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जेनिथ कोण कितना होता है? ये C, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। हाँ, जेनिथ का मतलब है वो बिंदु जो ठीक हमारे सिर के ऊपर है। तो जब सूरज क्षितिज पर होता है तो हमारे सिर के ऊपर से उसका कोण ठीक 90 डिग्री का होता है। अच्छा,
तो अगर सूरज ठीक हमारे सिर पर हो तो जेनिथ कोण 0 डिग्री होगा। बिल्कुल सही। इसी परिभाषा को पुख्ता करता है अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 51। सूर्य की किरणों और क्षैतिज सतह के लंबवत रेखा के बीच का ऊर्ध्वाधर कोण क्या है? ये परिभाषा ही जेनिथ एंगल की है। अच्छा। हाँ, क्षैतिज सतह के लंबवत रेखा का मतलब ही है सिर के ठीक ऊपर की दिशा। इसका मतलब ये हुआ कि एल्टीट्यूड और जेनिथ एंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 52। एल्टीट्यूड कोण का पूरक कॉम्प्लीमेंट क्या है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका उत्तर है ए, जेनिथ एंगल। पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। तो एल्टीट्यूड एंगल प्लस जेनिथ एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमेशा। और इसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 53। जेनिथ कोण की गणना कैसे की जाती है? सही सूत्र है बी, थीटा जेड इज इक्वल्स टू पाई 2 माइनस अल्फा, जहां पाई 2 का मतलब 90 डिग्री है। हाँ, ये वही संबंध है जिसकी हमने अभी बात की। जेनिथ एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एल्टीट्यूड एंगल। ये तीनों सवाल एक साथ समझने से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब उपकरणों पर वापस लौटते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। सोलर रेडिएशन फ्लक्स को आमतौर पर किससे मापा जाता है? इसका सही जवाब है डी, बोथ ए एंड बी। मतलब पाइरिलियोमीटर और पाइरोनोमीटर दोनों से। हाँ, इनमें एक बहुत बारीक सा फर्क है। पाइरेलियोमीटर सिर्फ सीधी आने वाली किरणों, डायरेक्ट बीम रेडिएशन को मापता है, और पाइरानोमीटर कुल रेडिएशन मापता है, मतलब सीधी और आसमान में फैली हुई डिफ्यूज दोनों किरणों को। समझ गए। अब एक और जरूरी एंगल, क्वेश्चन नंबर 55। ये परिभाषा थोड़ी लंबी है। दक्षिण दिशा रेखा और सतह पर अभिलंब के क्षैतिज तल पर प्रक्षेपण के बीच क्षैतिज तल में बना कोण क्या है? ये थोड़ी जटिल परिभाषा है। ए, एजीमूथ एंगल की। एजीमूथ एंगल। हाँ, सरल शब्दों में एजीमूथ एंगल बताता है कि कोई सोलर पैनल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। और इसकी सीमा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 56। सरफेस एजीमूथ एंगल की सीमा क्या है? इसकी सीमा b माइनस 180 डिग्रीज टू प्लस 180 डिग्री होती है। ये पूरे 360 डिग्री को कवर करता है। चलिए एक और तथ्यात्मक सवाल। क्वेश्चन नंबर 57। पाइरानोमीटर को और क्या कहा जाता है? पाइरानोमीटर का एक और नाम है सी, सोलारीमीटर। सोलैरीमीटर। हाँ, ये दोनों शब्द एक ही उपकरण के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सबसे ज्यादा बी, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर का उपयोग होता है। अच्छा, वो जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स में दिखते हैं। बिल्कुल, शीशे की लंबी घुमावदार कतारें, वो पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर ही होते हैं। और इनकी प्रभावशीलता कैसे मापते हैं? क्वेश्चन नंबर 59। एक कॉन्सेंट्रेटर की प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए सी, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का उपयोग किया जाता है, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। हाँ, प्रश्न 42 में। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, उतना ही ज्यादा तापमान हासिल किया जा सकेगा। बिल्कुल। अब एक सवाल इंसुलेशन मटेरियल पर। क्वेश्चन नंबर 60। फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इंसुलेशन मटेरियल किससे बना होता है? इसका जवाब है डी, ऑल दी अबव। ग्लास वूल, फाइबर ग्लास, स्टाइरोफोम, ये सभी आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। वैसे ऐसे ही डिटेल्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स हमारी RPSC ANE के टेस्ट सीरीज में कवर किए गए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए उसे जरूर देखें। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। स्टैंडर्ड फ्लैट प्लेट कलेक्टर का आयाम क्या है? एक सामान्य मानक आकार B 1x2 मीटर होता है। 1x2 मीटर। हाँ, ये एक तरह का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है। और ये पानी को कितना गर्म कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 62। एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर द्रव के तापमान को कहां तक बढ़ा सकता है? यह तापमान को C 40 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। 40 से 100 डिग्री सेल्सियस? हाँ, ये रेंज घरेलू पानी गर्म करने के लिए एकदम सही है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए तो फिर कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत उपयोगी जानकारी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 63। खारे पानी को पीने योग्य पानी में किसके द्वारा बदला जा सकता है? यह डी, सोलर स्टिल द्वारा किया जाता है। हाँ, इसकी हमने बात की थी। ये प्रकृति की जल चक्र प्रक्रिया की ही नकल करता है। खारा पानी वाष्पित होता है, नमक नीचे रह जाता है और साफ भाप पीने योग्य पानी बन जाती है।
अब एक बहुत ही दिलचस्प एप्लीकेशन पर आते हैं, सोलर रेफ्रिजरेशन। क्वेश्चन नंबर 64। LIBR H2O सोलर पावर रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इस प्रणाली में रेफ्रिजरेंट H2O यानी पानी होता है। पानी। रेफ्रिजरेंट हाँ। ये एक वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है जिसमें लिथियम ब्रोमाइड मतलब LIBR एक अवशोषक की तरह काम करता है और पानी खुद रेफ्रिजरेंट होता है। दिलचस्प है। और दूसरी आम प्रणाली के बारे में क्या? क्वेश्चन नंबर 65। NH3H2O सोलर पावर रेफ्रिजरेशन का ऑपरेटिंग तापमान क्या है? इस अमोनिया पानी प्रणाली का ऑपरेटिंग तापमान C120 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसे LIBR पानी प्रणाली की तुलना में ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। ठीक है। अगला सवाल सोलर ड्रायर पर है। क्वेश्चन नंबर 66। कन्वेक्टिव टाइप सोलर ड्रायर किसके सुखाने के लिए प्रभावी है? ये विशेष रूप से फ्रूट्स यानी फलों को सुखाने के लिए बहुत प्रभावी है। फलों के लिए? हाँ, इसमें गर्म हवा प्राकृतिक संवहन के सिद्धांत पर काम करती है और अपने साथ फलों की नमी लेकर बाहर निकल जाती है। अब एक मानक स्थिति पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 67। मानक परीक्षण स्थिति मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में हवा की गति को कितना माना जाता है? मानक परीक्षण स्थिति में हवा की गति 1 ms मानी जाती है। 1 मीटर प्रति सेकंड? हाँ, इसके साथ दो और मानक हैं, सौर विकिरण 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर और सेल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो जब भी किसी सोलर पैनल की पावर बताई जाती है वो इन्हीं कंडीशंस पर मापी गई होती है? बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 68। सोलर स्टिल में एक ढलान वाला पारदर्शी कवर कहाँ प्रदान किया जाता है? ये हमेशा टॉप पर प्रदान किया जाता है। ऊपर? हाँ, ढलान का एक खास मकसद है। जब पानी की भाप कवर पे जमा होती है तो ढलान के कारण पानी की बूंदें बहकर एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, बजाय इसके कि वो वापस गंदे पानी में टपकें। बहुत स्मार्ट डिजाइन है। अब फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर एक और सवाल। क्वेश्चन नंबर 69। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में पारदर्शी कवर किस कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं? इसका मुख्य काम कन्वेक्शन से होने वाले नुकसान को कम करना है। संवहन? हाँ, ये कवर ठंडी हवा को काली एब्जॉर्बल प्लेट के संपर्क में आने से रोकता है। इससे एक छोटा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। चलिए अब कुछ ऐतिहासिक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पहले सोलर कुकर का प्रदर्शन किसने किया था? इसका सही जवाब है डी, होरालिस बेनेडिक्ट de Saussure इन 1767। 1767? ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ, ये एक स्विस वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक इंसुलेटेड लकड़ी का बक्सा बनाया था। इसे हॉट बॉक्स कहा गया। और सोलर कुकर में खाना पकाने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 71। सबसे अच्छा समय है 12-14 घंटे यानी दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच, जब धूप सबसे तेज होती है। बिल्कुल। अगला आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 72। मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार M.K. घोष ने किया था, जो एक भारतीय आविष्कारक थे। बहुत खूब। किस प्रकार के कुकर में बेकिंग और फ्राइंग संभव है? क्वेश्चन नंबर 73। बेकिंग और फ्राइंग के लिए सर्कुलर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर का उपयोग होता है। अच्छा, वो कॉन्सेंट्रेटिंग वाला? हाँ, ये सारी धूप को एक छोटे से फोकल पॉइंट पर केंद्रित करता है, जिससे बहुत ज्यादा तापमान पैदा होता है। तो फिर बॉक्स टाइप का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 74। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में प्राप्त अधिकतम तापमान कितना है? बॉक्स टाइप कुकर में अधिकतम तापमान 160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दाल चावल के लिए तो ये भी काफी है। हाँ, उबालने और धीमे पकाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फ्राइंग नहीं हो सकती। चलिए अब इस सेशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, फोटोवोल्टेइक। क्वेश्चन नंबर 75। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इस जादुई उपकरण को फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं, या आम भाषा में सोलर सेल। सही। और जब इन सेल्स को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 76। बहुत से सोलर सेल्स को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल? हाँ, और फिर बहुत से मॉड्यूल्स को मिलाकर पैनल बनता है और बहुत सारे पैनल्स को मिलाकर एक अरे। अच्छा, तो क्रम है सेल, मॉड्यूल, पैनल और अरे। बिल्कुल। ये सेल्स आखिर बने किस चीज से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 77। एक सोलर सेल किससे बना होता है? यह बोथ A and B
यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से बन सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ, हालांकि आज दुनिया के 95% से ज्यादा सोलर सेल सिलिकॉन से ही बने होते हैं। एक अकेला सेल कितना वोल्टेज पैदा करता है? एक सिंगल सिलिकॉन सेल का वोल्टेज आमतौर पर 0.5 to 1 वोल्ट्स की रेंज में और ज्यादा सटीक कहें तो लगभग 0.5 से 0.6 वोल्ट होता है। बस आधा वोल्ट। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि सेल का साइज कितना भी बड़ा हो, वोल्टेज लगभग उतना ही रहता है। ज्यादा करंट के लिए सेल का आकार बड़ा किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 79। इसका आविष्कार डी चार्ल्स फ्रिट्ज ने 1883 में किया था। 1883। हाँ, उन्होंने सिलीनियम पर सोने की एक बहुत पतली परत लगाकर दुनिया का पहला वर्किंग सोलर सेल बनाया था। अब जरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। कम तापमान पर एक रासायनिक रूप से शुद्ध अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है? बहुत कम तापमान पर ये सी इंसुलेटर यानी एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। इंसुलेटर। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वे आजाद होकर घूम सकें और करंट पैदा कर सकें। और एनर्जी बैंड गैप पर क्या असर होता है? क्वेश्चन नंबर 81। एनर्जी बैंड गैप घटने से सोलर सेल का फोटो करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? फोटो करंट इंक्रीजेस यानी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बैंड गैप कम होगा तो कम ऊर्जा वाले फोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को आजाद करा पाएंगे, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल जोड़े बनेंगे और करंट बढ़ जाएगा। ये सब किस मूल सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 82। सोलर सेल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? सोलर सेल डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। आइंस्टाइन वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, बिल्कुल वही जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और हमारा आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 83। सामान्यतः पी टाइप सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन को बोरॉन से डोप किया जाता है। बोरॉन से। हाँ, डोपिंग का मतलब है शुद्ध सिलिकॉन में जानबूझकर थोड़ी अशुद्धि मिलाना। बोरॉन मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिसे होल कहते हैं। और ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, इसीलिए पी टाइप। एकदम सही। तो इसके साथ ही हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर 50 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। बिल्कुल। अब आप सब कमेंट्स में बताएं कि आपके इन 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। हमें आपका स्कोर जानने का इंतजार रहेगा। और अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट चाहते हैं तो कृपया चैट में यस कमेंट करें। और हम इस सीरीज को जरूर जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस न करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।